मतलब कौन से थे हम? Now, finally, the topic is the buffer, and the last topic of this chemical equilibrium. बफर एक्चुअली आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है which resist change in pH. आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन आपके पास ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच चेंज से रेजिस्ट करते हैं, यानी इसमें सेम पीएच कह लीजिए या पीएच रिमेन्स कांस्टेंट वाला ऑप्शन भी आपके पास आ सकता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड, सही। देखिए अगर मैं बफर बढ़ाने की खड़ी हुई और मैं यहाँ पर फिर आपको पहले पीएच पढ़ा चुकी, फिर एसिड भी बता चुकी, बेस भी बता चुकी, तो मेरे लिए अब इन बातों को ना रिकॉल करना बहुत आसान है। लगेगा कि 10 से 15 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म होगा। पीएच कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि पीएच चेंज ना हो। इफ यू एडेड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एसिड और बेस, अगर आप उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी एसिड की या बेस की भी ऐड कर देना तब भी वो अपने पीएच चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर ये कहे कि मिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस इफ एडेड, तो मैं आपसे कहूंगी ऑब्वियसली अब आपने लार्ज क्वांटिटी की बात कर दी है तो यकीनन वहां पर पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर बफर क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन एक्चुअली ये बफर होते क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ conjugate strong base. वीक एसिड फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड लेते हैं और सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, इसी का सॉल्ट होना चाहिए। और मैंने लिखा CH3COO दैट इज एसिटेट। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है या तो यहाँ पर आना चाहिए बेस में से के या फिर Na, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस वन, इसका मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज द वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर आपके सेट में ये आता है कि मिस क्या बफर ऐसे भी बन सकता है जैसे कि आप कहें वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप कहेंगे यस बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, अगर मैं आपसे वीक बेस की बात करूं तो सबसे मशहूर जमाना एक बफर है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl। देखो मैं ना आपको कोई बहुत सारी एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल या बफर को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया। सवाल अक्सर ऐसे बन जाता है which one of the following combination does not represent the buffer। तो आपको याद रखना है वीक एसिड तो सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और अगर वीक बेस है तो सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, HCl, यकीनन इसीलिए क्लोराइड यहाँ पर नजर भी आता है, सही। अगर आप कहेंगे कोई वीक एसिड तो वीक एसिड के अंदर क्लोरीन नजर नहीं आता है, ये बात आप सब जानते हैं, सही है। यहाँ पर नाइट्रेट भी आ सकता है, यहाँ पर सल्फेट भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसका मतलब आप जब बेस की बात करते हैं तो वहां से आता है कैटाइन, और जब आप एसिड की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, एनाइन। तो इसका मतलब जहां पर बेस है वहां पर आएगा कैटाइन और जहां पर एसिड है वहां पर क्या आएगा, एनाइन। हमने इसी बेसिस पर टाइप्स ऑफ बफर को यहाँ पर कुछ देखा है। फर्स्ट वन एसिडिक, सेकंड वन बेसिक, और अगर कोई कहे थर्ड वन न्यूट्रल, तो ये बात याद रखें बफर की कोई न्यूट्रल टाइप नहीं है, या तो बफर होंगे एसिडिक या फिर बफर क्या होंगे, बेस। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एसिडिक है तो अब आप बहुत आसानी से अपना एक पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं उसकी पीएच किससे
लेस होगी 7, और अगर कोई बेसिक है तो उसकी पीएच किससे ग्रेटर होगी 7। इसका मतलब है इस सारी पढ़ी हुई बातें हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर मैं आपको ये चीज डायरेक्टली बताना शुरू करूं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद आते हैं बफर की एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है। जितनी भी क्लॉथिंग मैकेनिज्म या डाइंग प्रोसेसिंग चल रही है, वहां सारी जगहों पर कपड़े पर जब प्रिंट लगाया जाता है तो उसका मतलब है उसकी पीएच सेम रहना चाहिए। लेकिन अगर उसकी पीएच मेंटेन नहीं रहती है तो कपड़े का प्रिंट जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, या कपड़े का प्रिंट या कलर उसके ऊपर मेंटेन नहीं रहता। सही है, डेनिम इंडस्ट्री पूरी इसी के बेसिस पे चल रही है। वो जो डेनिम का कलर है, आप चाहे उसे किसी भी तरीके से वॉश आउट करें, सही, जब वो इंडस्ट्री में बन रहा है ना तो 11 से 47 टाइम्स उसे वॉश आउट किया जाता है, और हर बार सिर्फ ये रीचेक किया जाता है कहीं वो हर तरह के वाटर सैंपल के साथ, क्योंकि हम तो पानी खारा भी इस्तेमाल करते हैं, हार्ड वाटर, हम तो पानी सॉफ्ट वाटर भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स मौजूद है। सही है, हम डिफरेंट कैटेगरी के डिटर्जेंट यूज करते हैं, हर एक तरह से उसे वॉश आउट करके देखा जाता है कि कहीं वहां पर वो प्रिंट पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। सही, और वो सिर्फ किस वजह से डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसकी पीएच क्या रहती है, सेम। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी ये यहाँ पर मौजूद है। जितने भी फूड आइटम्स, खास तौर पर पैकिंग मटेरियल्स, सही है, जितने भी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं ना, उन सबके लिए इस बात का ख्याल रखा जाता है या उस पर एक्सपायरी लाजमी मेंशन की जाती है, सिर्फ इसीलिए कि कहीं उसकी पीएच चेंज ना हो जाए। सही है, जितना भी वाटर प्रोसेसिंग प्लांट चल रहे हैं, जितनी भी जगहों पर वाटर प्रोसेसिंग प्लांट, वो भी है जो आप अपने एरिया में देखते हैं कि मिनरल वाटर का एक प्लांट लगा दिया गया है, सही, वहां पर भी आपके पास जो है वो वाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर भी इसका मेंटेन होना जरूरी है, पीएच। और आप उसको किससे रीचेक करते हैं, बफर सॉल्यूशन से, कि क्या वो बफर की तरह एक्ट कर रहा है या फिर नहीं। आप सब खुद एमटी गेट के स्टूडेंट हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आप इस जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट को जानते ना हो, दैट इज ब्लड। ब्लड खुद क्या है, एक बफर है, ना हाई पीएच ना लो, बल्कि किस पीएच पर, ऑप्टिमम पीएच पर रहता है। पीएच ब्लड की अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सीवियर ब्लड इन्फेक्शन कहलाता है, और उसे क्योर करना इतना आसान होता नहीं। आप देख रहे हैं ना, हम तो पता नहीं सॉफ्ट ड्रिंक, सिट्रस फ्रूट्स, सही है, हम बेसिक यानी कि हम ले रहे होते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स, हम लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो अल्कलाइन मीडियम है, वो सब हमारे ब्लड में जाके क्या होता है, ऐड, लेकिन उनके जाने के बाद कोई उसकी पीएच खराब नहीं होती। ब्लड की पीएच अगर डिस्टर्ब है तो आपको वहां कुछ इसी तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्टेड ब्लड या तो ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, या फिर उसको हैवी डोजेस के जरिए डायलिसिस प्रोसेस के अंदर लेकर जाएगा, या फिर उसके बहुत सारे और सिम्टम्स हैं जिसके जरिए हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उस मुताबिक उसे ट्रीट करते हैं। सही है, नेक्स्ट वन, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सही, उन सबके पास भी या उन सबका तमाम पैट्रनाइज मटेरियल भी किस पर डिपेंड करता है, आपके पास यहाँ पर बफर सॉल्यूशन पर। अच्छा, एक आपने शायद नाम ना सुना हो, लेकिन मैं आपको एक फील्ड जरूर बताना चाहूंगी, दैट इज अप्लाइड केमिस्ट्री। एक होता है एमएस केमिस्ट्री में, एक होता है एमएस अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री वाला एमएस होता है ना, ये होती है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, और यही लोग इंडस्ट्री में डिफरेंट इंडस्ट्रियल लैब्स के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो फार्मा हो, टेक्सटाइल हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, सही है, फूड इंडस्ट्री हो, हर एक जगह पर ये केमिस्ट नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं, क्योंकि इनको इंस्ट्रूमेंटेशन आती है, सही है, इनको इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं कैसे कैलिब्रेशन हो। जितने भी आईएसओ सर्टिफिकेशन वाले लोग होते हैं कि फला जगह से ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है और उसको ये लाइसेंस मिला हुआ है, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कहलाता है। और उस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी अप्लाइड केमिस्ट्री वाले लोग जाते हैं, क्योंकि उनको सारे इंस्ट्रूमेंट का पता होता है कौन किस बफर से कैलिब्रेट हो सकता है।
तो आपके पास यहाँ किस फील्ड की बात की मैंने, कोई एक फील्ड की तो बात ही नहीं। आप जब इसे सर्च करेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ बफर को, तो आपके पास और भी कई बातें लिखी हुई नजर आ जाएंगी जो आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। किसी के जहन में कोई और एप्लीकेशन आती है बफर? फर्टिलाइजर्स, गुड। ये हमारे पास पूरी क्रॉपिंग इंडस्ट्री या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एंजाइम्स, यानी आपके पास जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोकेमिकल प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीएच मेंटेन रहने पर। गुड। और जी, कल्चर मीडियम में, यानी आप स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, जिसको आप माइक्रो बायोलॉजी की फील्ड कहते हैं, सही है, आप वहां पर भी इसे यूज करते हैं, सही है। कल्चर या बैक्टीरिया या इन तमाम चीजों को आइडेंटिफाई या उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और किसी के जहन में इस तरह देखें, आप सबके जहन में कुछ ना कुछ बातें आती हैं और आप उसे पढ़ते हैं, सही है। टॉपिक बड़ा छोटा सा था एक्चुअली, ये टॉपिक था, लेकिन उसके अंदर जगह जगह पर जो छोटी छोटी टर्म्स आई, कॉन्जुगेट, पीएच, एसिड बेस, सही है, ये अगर मैं आपको पहले से नहीं बताती तो फिर हमें पढ़ने का मजा नहीं आता, या अभी हम ये टॉपिक आसान नहीं लगता। नोट डाउन करें, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई डन, ये पिक्चर रिलीज कर दूं? आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर एक टॉपिक लिखा था हेबर्स प्रोसेस, लेकिन मैं उसे नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? क्योंकि हमने पूरे ली चैप्टर्स प्रिंसिपल में उसी से रिलेटेड, या तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस था या हेबर्स प्रोसेस था, उसी पे बात की। किसी को याद है हेबर्स प्रोसेस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 plus 3H2, it forms 2NH3, और यहाँ डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। सही, ये इक्वेशन आप सब जानते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। ली चार्टर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते रहे तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया मिलेगी। ली चार्टर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर लो करते रहे तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया मिलेगी। ली चार्टर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर हाई रखें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहे। सही कहा मैंने? प्रेशर हाई या लो? लो क्यों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मोल्स कम है, इसका मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। सही है। यहाँ कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल होता है हेबर्स प्रोसेस के अंदर? आयरन पीसेस। सही है। इसके अलावा भी एक और कैटलिस्ट है, सर्च कर लीजिएगा उसे। एक कैटलिस्ट और है जो आयरन पीसेस को रिप्लेस कर देता है। क्यों हम आयरन पीसेस को क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं? क्योंकि वो रस्टिंग में चला जाता है, मॉइस्चर कंटेंट की मौजूदगी में रस्ट हो जाता है, लगता है, करोड हो जाता है, तो वो हमारे बनने वाले इस अमोनिया गैस या इसके एक्वस सॉल्यूशन को ना खराब करना शुरू कर देता है। इसीलिए आपके पास आयरन का कोई एक रिप्लेसमेंट है, सही है, उसे देखिए। किसी के जहन में है? कुछ और सर्च कीजिए। नहीं, निकल बिल्कुल। क्या यहाँ तक बात समझ आई? आज से हम जो बात अब पर्टिकुलरली स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हमारा एक लास्ट टॉपिक है, और बहुत आसान और बड़ा अच्छा और ट्रिकी टॉपिक है, which is known as the electrochemistry। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो ट्रिक्स है ना,
मुझे नहीं अंदाजा कि आप लोग इन ट्रिक्स को फर्स्ट ईयर में कितना पढ़ के बैठे हो, लेकिन अब जो पढ़ाया जाए उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर सिर्फ इसकी दो डेफिनेशन, मैं एक आपको डेफिनेशन बता दूंगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, एक बता दूंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस कहानी से पहले जो कुछ यहाँ पर मौजूद है ना, उसे हमें पढ़ना जरूरी है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए जो सबसे पहली बात है वो है तीन टर्म्स। फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंड वन ऑक्सीडेशन, और थर्ड वन रिडक्शन। सही है, फर्स्ट वन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इट इज टोटली चेंज फ्रॉम द वैलेंसी। Valency of an atom is the permanent charge. Valency is the combining power of an element या combining power of an atom to form chemical, compound, molecule, etc. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को आप कहते हैं, पहला नाम जो हम इसे लेते हैं वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल कह दिया, इसका मतलब फॉर्मेलिटी है। अब फॉर्मेलिटी कभी कभी ही पूरी होती है, हमेशा स्पेसिफिक नहीं रहती। इसका मतलब है ये जो फॉर्मल चार्ज है उसे आप कहते हैं टेम्परेरी चार्ज। हमने इसे टेम्परेरी चार्ज क्यों कहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल चेंज कर दें तो चार्ज भी शायद उस एटम का क्या हो जाएगा, चेंज। बेटा ये याद रखिएगा, मैं चार्ज ऑफ एन एटम की बात कर रही हूँ, एक एटम का चार्ज, चार्ज ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रही। मैं SO4 -2 की बात नहीं करूंगी, मैं SO4 में ऑक्सीजन का क्या चार्ज होगा और सल्फर का क्या चार्ज होगा, मैं उसकी बात करूँ। इसीलिए मैंने कहा फॉर्मल चार्ज या टेम्परेरी चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज और टेम्परेरी चार्ज आपके पास क्या होता है, वेरिएबल। ये वेरिएबल का वर्ड ना आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ा है सबसे ज्यादा, और आपने वहां पे पढ़ा कि उनकी वेरिएबल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम +3 भी है, +6 भी है, मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक है। क्लोरीन पढ़ते -1 है, लेकिन वो +1 भी है, +3 भी है, +5 भी है, +7 भी है। हालांकि क्लोरीन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के लिए भी हो सकता है और नॉन मेटल के लिए। ये बातें अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा कि ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए होगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें ये बात सिखाने वाला है कि ऑक्सीडेशन नंबर या फॉर्मल चार्ज आपके पास मेटल के लिए भी होगा और नॉन मेटल के लिए भी। ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी उस पर मैंने अभी आपसे बात की। तो इसका मतलब है आपसे कहा जाए वैलेंसी क्या है तो आप कहेंगे परमानेंट चार्ज, आपसे कहा जाए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आप क्या कहेंगे, फॉर्मल या फिर टेम्परेरी चार्ज। सही है, ये चार्ज किसका है, किसी मॉलिक्यूलर आयन का है, किसी मॉलिक्यूल का है, किसी एटम का है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा किसका देखते हैं, यहाँ पर किसी एटम। कभी कभार इसे ऑक्सीडेशन नंबर के बजाय ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देते हैं। सही है, उस पर भी कंफ्यूज नहीं हो। बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। इसका मतलब है मैंने आपसे ये सोचने के लिए कहा कि ऑक्सीडेशन को 4 डिफरेंट डेफिनेशंस में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन मैंने लिखा यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इस पूरे चैप्टर के लिए ना बेस है। बाकी बातें इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये बात इग्नोर नहीं कर सकते, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल का कोई दूसरा वर्ड बताएं, लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बोलो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन में एक आयन तो नहीं बनेगा,
तो ये दोनों बनेंगे, इसका मतलब ये आप ऑक्सीडेशन के लिए भी कह सकते हैं और रिडक्शन। सेकेंड बात, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की टर्म में बात करें तो मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तभी जाएगा जब आपके पास क्या हो रहा हो, वहां पर एक ऑक्सीजन ऐड। इक्वेशंस लिखी हुई होती है और कहा जाता है पहचानो कहाँ पर ऑक्सीडेशन है और कहाँ पर रिडक्शन। बहुत आया ये सवाल। सही। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अजान कंप्लीट हो जाए तब तक आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लें। First one, removal of electrons. Second one, addition of oxygen. Third one, loss of hydrogen. Fourth one क्या लिखा मैंने? Increase in oxidation number. Number increase हो रहा है कैसे? बोर्ड पर देखिएगा और मुझे बताइएगा। मैंने लिखा क्लोरीन क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सही है। क्या कहा मैंने? क्लोरीन गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोराइड। आपके लिए मैंने इक्वेशन भी क्या कर दी? बैलेंस। अब मैं आपसे कहूँ बताओ क्या ये ऑक्सीडेशन है? यस और नो? याद रहे इस वक्त जो क्लोरीन मौजूद है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है जीरो। और इस पूरे क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? -1। तो नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज। तो क्या ये ऑक्सीडेशन है? इस तरह पहचानना होता है हमें कि ये ऑक्सीडेशन है या फिर नहीं। चले एक और काम देखें। मैंने लिखा Fe+2 से बन रहा है Fe+3। यस और नो? क्या ये ऑक्सीडेशन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। लेकिन फिर मैंने लिखा यहाँ Copper+2 से बन रहा है Copper+1। क्या ये ऑक्सीडेशन है? नो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसका मतलब है मैंने जब आपको ऑक्सीडेशन बता दिया ना तो मैंने आपको यहाँ रिडक्शन की भी 4 डेफिनेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में डाल दी। सही है, जिसमें से मेरे मतलब की ना सिर्फ एक डेफिनेशन है और वो मैं यहाँ पर जरूर लिखूंगी, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जब किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता हुआ नजर आए तो आप उसे फौरी तौर पर रिडक्शन कहते हैं। चले जरा नेक्स्ट वन पहचान के बताइए। Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा, इज इट ऑक्सीडेशन? यस। चले एक और काम देखते हैं। यहाँ जो आपने देखा नाइट्रोजन अगर NH3 के अंदर कन्वर्ट होता है, अब आते हैं यहाँ पर मजीद पहचानना। हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कितने स्टूडेंट जा रहे हैं। N2 पे क्या है? 0। और यहाँ यकीनन हाइड्रोजन के साथ कौन मौजूद है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? बस ये वो कंफ्यूजन है जो शायद आप लोग मिक्स करें और इसी के लिए हम आपको रूल्स पढ़ा।
how you identified the oxidation number of different atoms और उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एक डुअल एलिमेंट है जो मैं अभी आपको रूल में बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल देना शुरू कर दूं, क्योंकि आप वहां पर ये कंफ्यूज रहेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, और हमें उसी को आइडेंटिफाई करना सीखना। नेक्स्ट वन और देखकर बताइएगा, मैं आपसे कहूंगी बी आर माइनस बी आर टू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला? -1 से क्या हो रहा है, और आप जानते हैं माइनस कम है और जीरो क्या है, इसका मतलब फर्स्ट वन क्या था, रिडक्शन, सेकेंड वन क्या था, ऑक्सीडेशन, थर्ड वन क्या था, रिडक्शन, फोर्थ वन आप बताएंगे ऑक्सीडेशन, और फिफ्थ वन के बारे में अभी हमने डिसाइड नहीं किया, सही है, और लास्ट वन के बारे में आपने मुझे बताया कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन। इस तरह आपको डिफरेंट, और ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड रिएक्शन, वहां आपको पता होना चाहिए कि इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं कुछ एग्जांपल्स और लिखूंगी, इसकी पिक्चर लेनी है, जल्दी लीजिए, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखनी है और आगे बात। किसी ने बोला हाँ भाई बात, कुछ एग्जांपल्स। आप में से कोई स्टूडेंट नहीं मिला इन्होंने कहा, का नाम मैं भूल रही हूँ, नाम मुझे याद नहीं रहते, काम याद रहते हैं सर, सही। तो इन्होंने कहा कि मिस अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं भी बताती है ना, जो डेफिनेशंस आपने बता दी उसके अकॉर्डिंग यहाँ हाइड्रोजन गेन, और जहां पर हाइड्रोजन गेन हो रहा है वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ये आप में से भी किसी ने पहचाना होगा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की, यही फर्क है कि डिफरेंस क्या होता है, सही है। यही वो बात है जहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाते हैं वहां हाइड्रोजन देख लेते हैं, जहां हाइड्रोजन नहीं होता है वहां ऑक्सीजन देख लेते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं होता है वहां दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। लेकिन इक्वेशन को चिल्ला चिल्ला के कहनी होती है कि कहाँ ऑक्सीडेशन है और कहाँ रिडक्शन है, बस हमें पहचानना नहीं आता। एक और एग्जांपल कुछ देखते हैं, और मैं सिर्फ एग्जांपल लिखूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या वो ऑक्सीडेशन पे गया है या फिर रिडक्शन पे गया। तो ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आप लोगों ने ये बात मान ली कि मैं जहां पर कोई चार्ज नहीं लगा रही हूँ उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, जीरो, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है ये, रिडक्शन। क्यों है रिडक्शन, क्योंकि आप जानते हैं इसका मतलब है ये जीरो और -1, इसका मतलब रिडक्शन। फर्स्ट वन भी क्या है, रिडक्शन, सेकेंड वन क्या है, ऑक्सीडेशन, और थर्ड वन भी क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब यस, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेयर इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट वन। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का आप कोई भी बात याद रखना चाहें, दोनों में से किसी एक को याद रखें। एजेंट होता है काम करने वाला, हमेशा मैंने ऐसे ही समझाया, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब है वो रिडक्शन करने वाला है।
रिडक्शन करने वाला है, रिडक्शन या रिड्यूस हो नहीं रहा, तो इसका मतलब है इट्स सेल्फ ये कौन से प्रोसेस में जाएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे के लिए क्या करेगा, रिडक्शन। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इट्स सेल्फ किसमें गया, ऑक्सीडेशन, और दूसरों के लिए कौन सा प्रोसेस है, रिड्यूस, अदर मतलब वो दूसरे में रिडक्शन प्रोसेस करता है। क्या कोई मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन बता सकता है? इट्स सेल्फ किस में जाएगा, रिडक्शन, और मेरा ख्याल है आगे की बात आपको देखेंगे, ऑक्सीडाइजेस अदर। सही, चले आगे बढ़ते हैं, एक इक्वेशन देखते हैं। एक सेल होता है, उसका नाम होता है गैल्वानिक सेल, और वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इसका ये एक मशहूर रिएक्शन है, बहुत पूछा जाता है, कॉपर जिंक जो है वो आपके पास सेल के नाम से। और अभी तक आपने क्या डिफरेंस देखा, आप अभी तक एक इक्वेशन में ना एक ही एलिमेंट देख रहे थे, एक ही एटम देख रहे थे, अब आपके सामने क्या हो गया, इक्वेशन मर्ज होकर आ, सही है, यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है, और मेरा आपसे सवाल ये है कि बताओ इस पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सही है, जो जवाब देते हैं गुड, लेकिन जो नहीं दे सके मेरी तरह, मैंने तो सबसे पहले अपने पुराने तरीकों को देखा कि जो टीचर ने सिखाया था कि कॉपर किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीडेशन में जाएगा इसका मतलब है वो कौन सा एजेंट बन जाएगा, इज इट क्लियर? सही, सबसे आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का, और जो रिडक्शन में चला जाएगा इसका मतलब है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। आप डायरेक्टली ना बताओ कि कौन रिड्यूसिंग है कौन ऑक्सीडाइजिंग, आप ये देखो कि कौन ऑक्सीडेशन में गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिडक्शन में गया तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। अब इन सारी बातों को देखते हुए आपको ना हम थोड़ी सी एक जनरल एग्जाम्पल बताकर भेजते हैं कि जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादातर होते हैं नॉन मेटल्स और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ज्यादातर मेटल्स। क्यों ऐसा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट फॉरन ऑक्सीडेशन में जाता है और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि नॉन मेटल का एक ही काम होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे कभी पूछा जाए कि मेटल्स क्या है तो आप कहेंगे वो बिहेव करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स क्या है वो बिहेव करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यहाँ तक की बात समझ आती है? फिर आते हैं एक छोटी सी बात, और क्या हम डिफरेंट इक्वेशंस में पहचान सकेंगे कौन ऑक्सीडेशन में है और कौन रिडक्शन, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है, जैसे कि ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है ना, ये कहलाएगी रिडॉक्सिलेशन, और इसको आपने रिडॉक्स क्यों कहा, क्योंकि एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन। ये जितनी एग्जाम्पल मैंने लिखी थी ना आपके सामने इससे पहले, वो रिडॉक्स नहीं है, वो एट अ टाइम सिर्फ या तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, या फिर क्या हो रहा था, रिडक्शन। लेकिन मेरा एक बड़ा अनयूजुअल सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, हम इसे कहते हैं रिडॉक्स, क्या मैं इसको ऑक्सीडेट कह सकती, अब इसको रिडॉक्स कह रहे हैं ना क्योंकि एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, क्या मैं इसको ऑक्सीडेट कह सकती, क्यों, बोलो। देखो इसके जवाब ऐसे ही होंगे जो दिमाग में रैंडम आ रहे होंगे, तो वो पता होना चाहिए ना आया क्या दिमाग। हाँ, रिडॉक्स अच्छा लग रहा है, ऑक्सीडेट अच्छा नहीं है, चलो गुड। और
आज तक हमने ऑक्सीडेट पढ़ाई, ये कोई वर्ड नहीं हुआ, ये रिडॉक्स भी कोई वर्ड नहीं था, ये तो हमने समझ लिया तो उसको मानना शुरू कर दिया। और चले, ये कोई वर्ड नहीं था। नहीं ऐसा नहीं। और मैं यहाँ पे ये कह दूँ एक एटम ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज क्या है? हाँ वही लास्ट वन। देखो ये वाली प्रॉब्लम ना लाओ, गर्ल्स वाली प्रॉब्लम, कि ये अच्छा नहीं लग रहा, सही है, या इसका कलर अच्छा नहीं, सही है, ये वाली प्रॉब्लम से बाहर आओ। ये बताओ कि लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं? नहीं, ऑक्सीडेशन, चलो भाई इसने तो कह दिया कि लिख सकते हैं, बाकी लोग नहीं लिख सकते हैं, आपने भी कह दिया लिख सकते हैं, आपने, हाँ क्यों? ऑक्सीडेशन पहले हुई ना, फिर तो पहले लूज करेगा तो गेन करेगा, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, हाँ भाई आप लिखे या नहीं? आप लिख सकते हैं, क्यों? रिडॉक्स एक साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, इसलिए उसके नाम पे रखा गया है, सही है, किसी बेचारे का नाम ऑक्सफोर्ड नहीं था तो इसलिए हमने नहीं किया। हाँ भाई आप क्यों? आप आप लिख सकते हैं, क्यों? काम तो साइमल्टेनियसली ही हो रहा है, तो अगर कभी आपसे कहा जाए कि रिडॉक्स को ऑक्साइड से रिप्रेजेंट कर दें तो प्रोसेस में तो कोई फर्क पड़ रहा है? आप बताइए, मैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन को कभी कभी गलती से ये कह दूं कि यहाँ पर ऑक्साइड हो रहा है, तो आप मान तो लेंगे ना कि उसने कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन, सही। तो ये बात याद रखें, है नहीं नाम, टर्म नहीं है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि इसको कहने से ना हमारे प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ा। मैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में से डी निकाल दूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ना सिर्फ प्रोसेस चेंज हो जाएगा, इक्वेशन की नेचर मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा, सही है। मैं पॉलीमराइजेशन में से पॉली निकाल दूं तो आप कहेंगे मैं पूरी बात ही हमारे लिए अनक्लियर है, रिडॉक्स को आप ऑक्सीडेट भी लिखे हैं ना, तो उसके किसी प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो ये बात याद रखें कि अगर कभी बड़ा अनयूजुअल कहीं पर ऑक्सीडेट लिखा हुआ है, जितने भी इंडियन ऑथर्स है ना, कभी कभी उन्होंने अपनी किताबों में रिडॉक्स को ऑक्सीडेट लिख दिया है, कभी जब छपाई होती है ना क्वेश्चन की, तो वहां कभी कभार पुरानी और जमीन बुक्स के अंदर से जो है ना वो नजर आ जाता है, ऑक्सरेड भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली आप इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स। साइंटिस्ट नेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसे पुकारने का तरीका सही हो गया है, अदरवाइज यहाँ पे और कोई फर्क नहीं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर जब ये पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है और ये सारी चीजें, तो हम यहाँ अब जो बातें करने के लिए जा रहे हैं वो है रूल्स, सही है, फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। आज से पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो बात है जिसमें से एमसीक्यू ठप करके किसी भी यूनिवर्सिटी का मौजूद है कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एटम इन दिस मॉलिक्यूल, बहुत ही कॉमन एमसीक्यू के तौर पर नजर आता है ये, सही है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स में से पहला रूल है ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट exhibit zero oxidation state। जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट में, अब फ्री स्टेट क्या होता है, जो अपनी नेचुरली अपनी फॉर्म जिसे आप कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है,
हमेशा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है और हमेशा वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर, फ्री स्टेट का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री स्टेट का मतलब कंबाइंड फॉर्म नहीं है। सोडियम है ना, सोडियम मेटल फ्री स्टेट में बहुत कम नजर आएगा, फॉरन रिएक्ट कर जाता है, वो ज्यादातर कंबाइंड फॉर्म में नजर आता है। कॉपर मेटल है, वो फ्री स्टेट में नजर आता है, तभी आप उससे कॉपर वायर बना रहे होते हैं। गोल्ड है, वो आपको फ्री स्टेट के अंदर नजर आएगा। सिमिलरली सल्फर, जिसे आप गंधक के नाम से जानते हैं, तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है फ्री स्टेट में एस के तौर पर। इसी तरह P4 कह लें, P8 कह लें, जो व्हाइट फास्फोरस के नाम से एक पाउडर या फायरवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, सही है, वो भी P4 या P8 या सिंपल P भी कहीं पर लिखा हुआ है, तब भी आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, जीरो। मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम मेटल, सही है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है मेटालिक फॉर्म के अंदर। फ्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, ये सारे एलिमेंट जो अपनी नेचुरली अपनी फॉर्म में कहीं पर नजर आएंगे, हमेशा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। चाहे आप उसे कॉपर के लिए कहें, जिंक के लिए कहें, निकल के लिए कहें, मैग्नीज के लिए कहें, लेकिन अगर वो फ्री स्टेट में मौजूद है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। सही है, यहाँ हमें पहचानना आना चाहिए। सेकेंड वन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 2A और 3A में से मैंने सिर्फ एल्यूमिनियम की बात करी। किसी को 1A के तमाम एलिमेंट्स याद हैं? जब फ्रांसियम से आगे कोई और है? सबसे रेयर एलिमेंट कौन सा है 1A के अंदर? सबसे रेयर एलिमेंट कौन सा? फ्रांसियम। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना। जितने भी 1A के एलिमेंट हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कहें या वैलेंसी कहें, कभी चेंज नहीं होती, हमेशा क्या रहती है, +1। 2A के एलिमेंट्स याद हैं? यस। अच्छा, आप मुझे इसको रिवर्स में सुना दें। बेरिलियम से स्टार्ट ना करें, रेडियम से स्टार्ट करें। रेडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर, सही है। ये है फिर पीरियोडिक टेबल या इन खास एलिमेंट्स या ग्रुप्स को पक्का याद करने का तरीका। फर्स्ट 3 तो सबको याद होते हैं, 4 5 6 तक आते आते अटक जाते। जितने भी एलिमेंट ग्रुप 2 के होते हैं ना, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जिबिट द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आप देखेंगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं कहूंगी यही इसकी वैलेंसी और यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। ग्रुप 3 में से मैंने सिर्फ एल्यूमिनियम की बात करनी है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 10। बताओ मैंने ग्रुप 3 में से सिर्फ एल्यूमिनियम को क्यों सिलेक्ट किया? इसी ग्रुप 3 के एलिमेंट क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम और हेलियम। तो ये एलिमेंट के नीचे क्या है सारे? मेटलॉइड। और क्या है? और मेटल। और क्या है? मेटल्स। पूरे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3A के अंदर एल्यूमिनियम सिर्फ एक वाहिद मेटल है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। कोई और मेटल भी होता तो मैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देती, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, +3। है तो सवाल बड़ा अनयूजुअल, लेकिन जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है? सवाल सुन लिया सबने? क्या पूछा मैंने? इस ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर 1A 2A 3A को देखकर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है? क्यों? क्या है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। सेकंड पर आए तो सेकंड आयनाइजेशन भी, और एल्यूमिनियम पर आए तो थर्ड आयनाइजेशन। सबसे स्मॉल साइज किसका है? इन तीनों में से सबसे स्मॉल साइज किसका है? वन है। की बात है, साइज ऑफ एन एटम की बात हो रही है, साइज ऑफ एन आयन की बात नहीं। स्मॉल साइज किसका है? स्मॉल एटॉमिक साइज थ्री का, सबका सेम है। along the period atomic size atomic radius क्या होता है? क्या होता है? डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ये कहते हैं कि वन है, आपके पास सबसे ज्यादा साइज पेन है। याद कर ले भाई, डाउन द गुस्से में रहता है। मुझे लगता है टेस्ट में इस बार ये टू फ्रेंड्स करके रहे। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि शेल क्या होता है? along the period atomic size डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं और अट्रैक्टिव एबिलिटी क्या हो रही है? सही है, इसका मतलब श्रिंक होता रहता है। तो जो पहला एलिमेंट है उसका साइज सबसे ज्यादा, जो आखिरी एलिमेंट है उसका साइज सबसे कम। संगीत सूरत हाल बड़ो रिवाइज कर लो। मैंने जब आयोनाइजेशन पूछा था ना, तो मुझे लगा था तुम लोग 10 सेकंड्स में जवाब देने वाले, क्योंकि बड़ा क्लियर था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या तीन इलेक्ट्रॉन लूज हो